इस फिल्म में 1970s की सेटिंग है एंडरसन, साउथ कैरोलिना में, और ये एक आदमी के जेम्स कैनेडी की कहानी बताता है जो रेडियो के नाम से भी जाना जाता था। ये निकनेम उसको इसलिए दिया गया था क्योंकि जेम्स रेडियो में दिलचस्पी रखने वाला था। वो हमेशा अपना रेडियो साथ लेकर घूमता था जहाँ भी जाता था। मेंटल डिसेबिलिटी होने की वजह से यूज लॉगऑन से अलग रखा जाता था। ज्यादातर वक्त वो शहर को ट्रॉली धकेल कर घूमता रहता था। जहाँ कुछ भी दिलचस्पी वाला मिलता था यूज कलेक्ट कर लेता था। जब मौसम ऑटम का आता था तो जेम्स को हाई स्कूल की फुटबॉल टीम के प्रैक्टिस करते देखना बहुत पसंद आता था। फुटबॉल टीम का कोच हैरोल्ड जोन्स था। क्योंकि जेम्स वहाँ अक्सर दिखता था इसलिए उसकी मौजूदगी को भी जोन्स ने नोटिस किया। एक दिन फुटबॉल के एक खिलाड़ी ने बॉल फील्ड के बाहर किक कर दिया और जेम्स से बोला बॉल को उठाकर अंदर फेंक दे। बॉल वापस करने के बजाय जेम्स ने बॉल को अपनी ट्रॉली में डालकर चला गया। इसको देखकर जोन्स मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। एक दिन जोन्स ने देखा कि जेम्स की ट्रॉली कोर्ट पार है और उन्हें अपने प्लेयर्स में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये पता चला कि उनका कुछ प्लेयर्स जेम्स के साथ परेशान कर रहे थे, यूज इक्विपमेंट वेयरहाउस में बंद करके और उसके हाथ पांव बांधकर उसे डराने के लिए। जोन्स ने फिर जेम्स को छुड़ा दिया और जेम्स टोरेंट फील्ड छोड़कर भाग गया। फिर जोन्स ने जॉनी और उसके दोस्तों को अगले दिन की ट्रेनिंग के लिए जल्दी आने को कहा। जोन्स के घर पर जोन्स अपनी बीवी लिंडा और बेटी मेरी के साथ रहता था। डिनर के दौरान जोन्स ने अपनी फैमिली को फील्ड में जो हुआ था उसके बारे में बताया और उसे पसंद नहीं आया जो उनके प्लेयर्स ने किया था। अगली सुबह स्कूल में जोन्स को प्रिंसिपल डैनियल्स ने जेम्स के मामले पर डिस्कस करने के लिए बुलाया। डैनियल्स ने कहा कि जेम्स टाउन में कई सालों से है और किसी भी तरह की परेशानी नहीं क्रिएट की है, इसलिए उसने जोन्स से जेम्स का ध्यान रखने को कहा। दोपहर को जेम्स स्कूल के पास से गुजरा और जोन्स ने उसे पास आने की कोशिश की। उसने अपनी टीम के साथ जेम्स के साथ किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसने जेम्स से कहा कि वो फील्ड पार आ जाए और वादा किया कि कोई भी उसे फिर से परेशान नहीं करेगा। उस शाम की ट्रेनिंग सेशन एंड में हुई, लेकिन न के 12 प्लेयर्स जिसमें जॉनी भी था को रुकना पड़ा। जोन्स ने उन्हें सूरज डूबने तक दौड़ने के लिए कहा। अगले दिन उनका फुटबॉल टीम येलो जैकेट एक मैच खेला। जोन्स अपने डिटर्मिनेशन के साथ अपने प्लेयर्स को मैच से पहले मोटिवेट किया। उसका स्ट्रैटेजी कामयाब रही जब उन्हें मैच में उनकी जीत की ओर ले गया। उनके एक एस प्लेयर जॉनी बहुत चमकता और बहुत टचडाउन्स किए जिसे उन्होंने बहुत सारी पॉइंट्स स्कोर की। उस समय जोन्स ने देखा कि जेम्स जो फेंस के बाहर से देख रहा था उससे दुखी हुआ। जब उन्होंने मैच जीता तो जोन्स को याद आया कि जेम्स को देखकर यूज अफसोस हुआ। मैच जीतने के बाद जोन्स का एक आदत थी कि हर मैच के बाद वो अपने प्लेयर्स के माँ बाप से मिलने जाता था एक बार्बर शॉप में जहां उन्हें मैच के बारे में डिस्कस करता था। जोन्स ने उन्हें अपने फुटबॉल टीम के अपडेट्स भी बताए। एक दिन ट्रेनिंग सेशन में जैसे हमेशा जेम्स वहां पहुंच गया था उन्हें प्रैक्टिस देखने के लिए। उस वक्त जोन्स ने अपने असिस्टेंट कोच हनीकट को कहा कि जेम्स को एक प्लेयर का पानी का बोतल दे। जेम्स पहले डर गया जब हनीकट उसके पास गया, लेकिन फिर वो खुश हुआ जब उसने पानी का बोतल मिला और उसने प्लेयर्स की तरह उसका पानी पिया। ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद जोन्स ने जेम्स के पास जाकर उसका नाम पूछा, लेकिन जेम्स ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जोन्स ने उसे अंदर आने के लिए बुलाया। चार्मेट ह्यू जेम्स उसके साथ अंदर गया। कोचेस ऑफिस में जेम्स ने हनीकट के रेडियो में दिलचस्पी दिखाई और क्योंकि उसको रेडियो में दिलचस्पी थी हनीकट ने उसे एक तोहफा के रूप में दिया। क्योंकि उससे अभी तक जेम्स का नाम नहीं पता था, जोन्स ने यूज रेडियो कहा उसके रेडियो में दिलचस्पी दिखाने के लिए। बर्गर काट कर और कोला के साथ पाइन के बाद जेम्स को जोन्स के कार में घर ले गया। जब जेम्स अपने नए रेडियो को खुशी से गले लगाते हुए था, जोन्स ने उसे अगले दिन ट्रेनिंग सेशन के दौरान फील्ड पार मदद करने के लिए बुलाया। उसके घर पर जेम्स अपनी माँ मैगी के साथ रहता था जो एक नर्स थी और अपना अधिकांश वक्त काम में बिताती थी। कोई आश्चर्य नहीं था कि जेम्स हमेशा अपने दिन अकेला बिताता था। अगले दिन ट्रेनिंग सेशन के बाद जोन्स ने जेम्स को अपने टीम के साथ परिचय दिया। जोन्स चाहता था कि जेम्स के होने से कोई परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी ने कुछ प्लेयर्स को परेशान किया। ट्रेनिंग सेशंस में ही नहीं, जेम्स को मैचेस में भी ले जाया गया। बिल्कुल उसकी मौजूदगी मैदान के बीच ध्यान आकर्षित करती थी। जेम्स ने सीखा कि वो कैसे जोन्स और प्लेयर्स की मदद कर सकता है और प्लेयर्स ने उसे स्वीकार किया। जेम्स चीयरलीडर टीम से अधिक भरोसा करने वाला बन गया। उसने प्लेयर्स को अपनी ही ढंग से मोटिवेट किया। एक दिन जब जोन्स जेम्स को घर ले जा रहा था, उसने समय निकला और मैगी से बात करने के लिए परमिशन मांगी कि यूज अवे मैच के लिए ले जा सके और स्कूल बस से छोड़ सके। मैगी ने कहा कि ये एक बुरा आइडिया हो सकता है क्योंकि उसको डर था कि जेम्स को परेशानी हो सकती है, लेकिन जोन्स ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसका ध्यान रखेगा। उसने भी पूछा कि जेम्स के साथ क्या हुआ। मैगी ने बताया कि डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा था कि जेम्स ज्यादा लोगों से धीमा था। मैगी से ही जोन्स को पता चला कि जोन्स ने हमेशा रेडियो कहते ह्यू उस आदमी का असली नाम जेम्स रॉबर्ट कैनेडी था। अगले दिन जोन्स को डैनियल्स ने डांटा क्योंकि उसने जेम्स को प्लेयर्स के साथ हाई बस में बिठाने का प्लान बनाया था। डैनियल्स चाहती थी कि प्लेयर्स जेम्स को चिढ़ाए ना और वो चिंता थी कि वहाँ कुछ बुरा हो सकता है। उसने ये भी नहीं मना कि जेम्स को मैचेस में ज्यादा बार आना चाहिए और उन्हें उनके मैस्कट भी बुलाया गया। इस वजह से जोन्स को जेम्स को ले जाने का उसका प्लान कैंसिल करना पड़ा। बिल्कुल जेम्स थोड़ा उदास था। जेम्स ने रेडियो पर मैच देखा।
वो खुद फुटबॉल खेलते वक्त मैच का हिसाब लगाता था। दुख के साथ टीम ने हार की थी। अगले दिन कोच जॉन ने जेम्स को लंच के लिए बुलाया। रेस्टोरेंट में जेम्स की मौजूदगी ने कुछ कस्टमर्स को अनकंफर्टेबल महसूस कराया, लेकिन जोन्स को उसकी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि कुछ प्लेयर्स ने जेम्स को स्कूल में छोड़कर उसके लिए माफी मांगने का प्लान बनाया था। जेम्स ने कहा कि वो अगले मैच में टीम के सामने का प्रधान माना जाना चाहता है, और इस तरह उसने फुटबॉल टीम के फील्ड पर जब वो प्रधान था, फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन कुछ लोग खुश नहीं थे, खासकर जॉनी के पिताजी फ्रैंक। जब मैच शुरू हुआ, जोन्स ने एक स्ट्रैटेजी दी, लेकिन जेम्स, जो बहुत एक्साइटेड था, उसने स्ट्रैटेजी के बारे में चिल्लाया, जिसे अपोजिंग टीम को पता चल गया। इस वजह से उन्हें पॉइंट्स हारने पड़े। जोन्स ने एफआईआर जेम्स को याद दिलाया कि वो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। मैच की टेंशन बढ़ गई, खासकर जब रेफरी के फैसला जोन्स और हनीकट के पसंद से नहीं था। टीम को रेफरी की तरफ से पेनल्टी भी मिली क्योंकि जोन्स ने रेफरी पर गाली दी। येलो जैकेट टीम ने अपना रिदम पहली हाफ में खो दिया। हाफ टाइम पर सब प्लेयर्स निराश थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अगले राउंड को फेस किया, उन्होंने ट्यूरेंट अपनी गलतियों को ठीक किया। गेम का छुट्टी के बाद उन्होंने अपनी कमबैक को एक गिरते हुए टीम से एक चमकदार टीम में बदल दिया। उन्होंने एक लंबा टचडाउन स्कोर किया ताकि वो चीजें पलट सके। जो मैच के शुरुआत में हुआ, उससे लगता था कि वो ट्यूरेंट भूल गए थे अपने एपिक परफॉर्मेंस के साथ। उन्होंने अस्त सीजन को जीत के साथ बंद किया, हालांकि उन्हें स्टैंडिंग्स में टॉप तक नहीं पहुंचा। अस्त सीजन के दौरान अपने समर्पण के दर्ज के लिए जोन्स ने गेम बॉल जेम्स को दिया। बिल्कुल जॉनी, जो उनका एस प्लेयर था, यूज ये पसंद नहीं आया। मैच के बाद जैसे हमेशा जोन्स ने बार्बर शॉप में जाकर अपने फुटबॉल टीम के प्रोग्रेस के बारे में एक छोटा सा बयान दिया। जितना कि ये सीजन सैटिस्फैक्टरी नहीं था, उसका अंतिम विजय बहुत मेन रखता था। उस मौके पर फ्रैंक ने आखिरकार अपने विचार व्यक्त किए जेम्स के होने के बारे में। उनके हिसाब से उनका टीम किसी भी परेशानी का सामना नहीं करता अगर जेम्स मैदान में न होता। वो आखिरी मैच इसका सबूत था। पहली हाफ में वो उससे हार गए उसके कारण। चाहे कितना भी आनंदित न हो, जोन्स ने फिर भी फ्रैंक की राय का सम्मान किया। बार्बर शॉप के बाहर उसने हनीकट से मिला और उन्होंने फ्रैंक की राय के बारे में बात की। हनीकट ने सभी फैसले जोन्स पर छोड़ दिए कि वो अगले सीजन में जेम्स के साथ कैसे उठते हैं। जोन्स ने कहा कि अगले सीजन तक आने तक वो चाहता था कि हनीकट जेम्स को बास्केटबॉल टीम में मदद करने दे। हनीकट ने जोन्स के अनुरोध को मान लिया। वही समय पर घर पर मैगी को खुशी हुई कि जेम्स के पास अब कुछ काम था जोन्स के साथ, लेकिन उस रात जेम्स दुखी था क्योंकि फुटबॉल सीजन खत्म हो गया। मैगी ने उसे आश्वासन दिया कि जो भी उसने किया था अपना नाम अखबार में लिखवाने के लिए, वो एक असाधारण बात थी। फुटबॉल सीजन खत्म होने के बाद जोन्स और जेम्स का रिश्ता वैसा ही रहा। जेम्स को स्कूल आने को कहा गया और जोन्स यूज पढ़ाई देना शुरू की, जैसे पढ़ना और लिखना। ये महीने तक होता रहा, लेकिन ये आदत स्कूल बोर्ड ने जोन्स को बुलाया। स्कूल बोर्ड के अनुसार टकर मेंटल रिटार्डेशन वेल किसी को क्लास में होना दूसरे स्टूडेंट्स के पढ़ने लिखने के प्रोसेस को धीमा कर सकता है, लेकिन जोन्स ने आश्वासन दिया कि जेम्स की मौजूदगी किसी को तंग नहीं करेगी। लंबी कहानी छोटी करके, क्रिसमस की रात को मैगी अभी भी काम कर रही थी, इसलिए जोन्स ने जेम्स को क्रिसमस मास के लिए साथ जाने के लिए बुलाया। वहाँ उसने जेम्स के लिए बहुत सारे तोहफे दिए गए। बिल्कुल जोन्स खुश था क्योंकि जेम्स अब फाइनली समाज में स्वीकृत हो गया था। जो उसने जेम्स के लिए किया वो तो बिल्कुल ही सकारात्मक था, लेकिन उसने भूल गया कि उसके पास एक बेटी मेरी भी थी। उसने अपनी बेटी से कम बात किया, लेकिन खुशनसीबी से मेरी को फर्क नहीं पड़ा अगर उसका बाप जेम्स की मदद में व्यस्त था। उसके बाद जोन्स ने जेम्स और उसके तोहफे घर ले जाए। जेम्स बहुत खुश था क्योंकि ये पहली बार था कि उसने इतने सारे तोहफे प्राप्त किए थे। मैगी उसके लिए जो कुछ भी जोन्स ने किया था उसके लिए आभारी थी, लेकिन मैगी अभी भी ये जानना चाहती थी कि जोन्स ने ये क्यों किया। जोन्स ने कहा कि ये सही चीज थी और उम्मीद करता था कि उसका इरादा जेम्स के साथ दोस्ती करने का किसी भी चीज के कारण नहीं बदलेगा। अगले सुबह जेम्स ने उन्हें जो तोहफे दिए गए थे उन्हें पड़ोसियों को बांटने के लिए शुरू किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने जो कुछ भी प्राप्त किया था वो ज्यादा था। लेकिन जब वो तोहफे बांट रहा था, एक पुलिस ऑफिसर आया और पूछा कि जेम्स ने ट्रॉली में मिलने वाले सामान कहाँ से लिया। ऑफिसर को शक था कि ट्रॉली में जो सामान था वो चुराई गई वस्तु थी। इस वजह से उसने यूज अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले गया। ऑफिसर नया था जो शायद अपने आप को साबित करना चाहता था, लेकिन खुशनसीबी से दो और पुलिसमैन ने उसे पहचान लिया था क्योंकि उनका बेटा येलो जैकेट फुटबॉल टीम का हिस्सा था। जेम्स को रिहा किया गया और टीवी पर बास्केटबॉल मैच देखने के लिए बुलाया गया। ये देखकर जोन्स वहां पहुंचा। नए ऑफिसर की गलती के कारण जोन्स ने उससे जेम्स के तोहफे बांटने तक साथ दिया करने को कहा जब तक वो खत्म नहीं हो गया। घर आने पर जोन्स ने कहा कि आज जेम्स ने जो किया, तोहफे बांटना पड़ोसियों को, ये एक अच्छी चीज थी। जेम्स ने पूछा कि कब वो एफआईआर से स्कूल जा सकता है। उसने चाहा कि वो स्कूल वापस जाए क्योंकि उसका इरादा था कि वो अब स्कूल को अच्छे से समझ सकता है, और जोन्स ने यूज स्कूल भेजने की सोची। जेम्स अब सच में जोन्स का फ्रेंड बन चुका था और जोन्स ने उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा लिया था। स्कूल शुरू होने पर जेम्स को स्कूल में स्टूडेंट के रूप में फाइनली स्वीकृत किया गया और उन्हें अक्सर हॉल मॉनिटर ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में जेम्स के व्यवहार से अक्सर मनोरंजन मिलता था, लेकिन बिना शिकायत के सबको जेम्स पर ध्यान देना मुश्किल था। एक दिन जब जेम्स कोच के कमरे में बास्केटबॉल्स इकट्ठा कर रहा था, जॉनी आया और जब हनीकट नहीं थे, जेम्स को ताना मारने लगा। जॉनी ने कहा कि टीचर जेम्स को गर्ल्स चेंजिंग रूम में ढूंढ रही है क्योंकि उसके पास कुछ कहने के लिए कुछ था।
बिना किसी से पहले पूछे जेम्स नहीं जाना चाहता था क्योंकि ये अलाउड नहीं था। जॉनी ने कहा कि टीचर सिर्फ यूज हाई धुंध रही थी और अगर जेम्स नहीं आता तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगी। जेम्स टीचर को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वो गर्ल्स चेंजिंग रूम में चला गया जहाँ उस समय कई लड़कियाँ थीं। उन्होंने जेम्स को देखा तो चिल्लाई, जबकि जेम्स भाग गया क्योंकि वो अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहा था। मैदान पार जोन्स ने जेम्स से पूछा कि उसने गर्ल्स चेंजिंग रूम क्यों गया, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या थी। जोन्स ने पूछा कि कौन जेम्स को वहाँ जाने की आज्ञा दी। जेम्स ने कह सकता था कि जॉनी ने ये किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ ये कहा कि जोन्स को उससे दांत देना चाहिए क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। जोन्स को जेम्स पर आश्चर्य हुआ, जो जेम्स जिम्मेदारी उठाने को तैयार था और दूसरों के गलतियों को अपनाने को तैयार था। क्योंकि जेम्स सच नहीं बोलना चाहता था, जोन्स ने अपने लिए सच जानने की कोशिश की और दूसरे चक्रों से उसने पता किया कि जॉनी ने ये किया था। ज्यादा बात नहीं करते हुए जोन्स ने क्यूरेट जॉनी को सीख दी। हनीकट की मंजूरी के बिना जोन्स ने अगले मैच में जॉनी का खेलना सस्पेंड कर दिया। साथ हाई प्रिंसिपल ने जोन्स की फैसला को समर्थन दिया। उस रात जब जोन्स घर वापस आया, मेरी ने उसे बताया कि मैगी, जेम्स की माँ, को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। वो ट्यूरेंट जेम्स के घर चले गए। वहाँ जेम्स अपने माँ के कमरे में भावुक हो गया और बाहर नहीं आना चाहता था, इसलिए जोन्स को सिचुएशन को शांत करने के लिए बुलाया गया। उसने जेम्स को शोक में देखा और उसे संभाला। जेम्स ने कहा कि उसको दुख इस बात का था कि उसकी माँ उसे छोड़ गई, जबकि वो न्यूज़ वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। जब जेम्स घर वापस आया, उसने मेरी को एक कहानी बताई जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। जब वो 12 साल का था तो वो एक छोटी रास्ते से गुजरता था जहाँ एक घर में से कुछ सुना। जब वो वहाँ देखता तो वहाँ एक बच्चे को देखता है जो उसकी उम्र का था, जिसे तार से बंधा गया था और जो जेम्स के जैसी मानसिक स्थिति से था। जो जोन्स को जिंदगी भर के लिए अफसोस था कि वो साल भर तक उस घर से गुजरता था और कुछ नहीं किया। मेरी को अब समझ आया कि उसके पिता इतना जेम्स की परवाह क्यों करते हैं, क्योंकि ये सही चीज था। अगले दिन सुबह स्कूल में टकर फिर से आया जेम्स की स्थिति के बारे में पूछने के लिए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्कूल बोर्ड को रिपोर्ट मिली थी कि जेम्स विवादपूर्ण व्यवहार दिखाते हुए, यानी कि पुलिस द्वारा अरेस्ट होने से मना करते हुए, लड़कियों के बदलने के कमरे में प्रवेश करते हुए और अपने घर को बर्बाद करते हुए। जोन्स को पता था कि किसी ने जेम्स को पसंद नहीं किया था। जोन्स ने कहा कि अगर जेम्स को स्कूल से निकला जाता तो उसकी जिंदगी और भी मुश्किल होती। उसने क्यूरेंट रिपोर्ट को ले लिया और उसे फेंक दिया। उसने जिससे मिलना चाहिए था वो किसी और नहीं था, फ्रैंक, जॉनी के पिता। ज्यादा देर न करते हुए जोन्स ने क्यूरेंट पूछा कि फ्रैंक ने स्कूल बोर्ड को जेम्स के बारे में रिपोर्ट क्यों किया। फ्रैंक चाहता था कि जोन्स अपने खिलाड़ियों पर ध्यान दे और उन्हें खतरा से बचा सके जो ध्यान को तोड़ सकते हैं। सुनते ही जोन्स को पता चला कि फ्रैंक किसकी ओर में था। जितने लोग जेम्स को निकलना चाहते थे, उतना ही वह जेम्स के करीब जताते गए और उन्हें बहुत कुछ सिखाने को तैयार थे। एक बार जॉनी अपने बास्केटबॉल टीम के लॉकर रूम में वापस आया जब वो पिछले मैच में एब्सेंट था। वहाँ उसने एक रेडियो और एक पत्र देखा जो उसे के लिए छोड़ा गया था। उसने समझा कि ये जेम्स से था और उसके लिए आया था। जेम्स ने कहा कि वो खेद था जब उसने पता चला कि कोच जोन्स जॉनी पर गुस्सा था। उस दिन के मैच में जॉनी सितारा की तरह प्रदर्शन किया। उसने MVP बना और बहुत ज्यादा गोल्स किए। उनके स्कूल का बास्केटबॉल टीम ऊपर था और मैच जीत गया। लॉकर रूम में हनीकट ने अपनी टीम की प्रशंसा की और खुश था कि जॉनी अब आखिर में वापस आ गया। इस दौरान बाहर जोन्स ने देखा कि फ्रैंक डैनियल्स से बात कर रहे थे और उन्होंने माता पिताओं के साथ बैठने का इंतजाम किया। क्या हो रहा है ये देखकर जोन्स निराशा में थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि डैनियल्स उनकी तरफ है। डैनियल्स ने कहा कि उसने बस समस्या का हाल ढूंढना चाहा, लेकिन जोन्स अब भी नहीं चाहता था कि फ्रैंक के नियमों का पालन हो। उस दिन शाम को स्कूल के बाद जेम्स निकलने ही वाला था जब जॉनी ने उसे अलविदा कहा। फ्रैंक को अपने बेटे के उस दिन के किए हुए कुछ नहीं पसंद आया। उसकी घर में एक रात लिंडा ने जोन्स को बताया कि हनीकट ने मंडे रात को नहर में आयोजित बैठक के बारे में फोन किया था। हनीकट को लगता था कि जोन्स को आना चाहिए। परिस्थिति जोन्स के लिए अनुकूल नहीं थी और सोचता था शायद उसने जेम्स को स्कूल में ज्यादा ढंग से रख लिया था। सोचता था कि जेम्स को स्कूल के बाहर मदद मिलनी चाहिए थी। उसने गुजारे हुए साल में बहुत कुछ किया जिसे उसके पास अपने परिवार, खासकर मेरी के लिए समय ही नहीं मिला था। लेकिन लिंडा इसे नहीं मानती, कहती है कि जेम्स की देखभाल करना गलती नहीं थी। उसका पति ने जो किया था वो एक महान काम था। जोन्स की वजह से स्कूल में जेम्स को बहुत पसंद किया गया। मेरी भी वैसा हाई महसूस करती थी और चाहे कुछ भी हो, फ्रैंक की वजह से उनका ये विचार नहीं बदलेगा। लिंडा ने उसे आश्वासन दिया कि किसी की देखभाल करना कोई नुकसान नहीं, खासकर अगर वो व्यक्ति मदद की जरूरत हो। लिंडा के समर्थन ने जोन्स को हार मानने से रोका। चर्च से वापस आने के बाद एक रविवार को जोन्स ने जेम्स को याद दिलाया कि वो 11-6 कक्षा का खत्म करना चाहिए और 12-6 कक्षा में अगला स्टेप लेना चाहिए। लेकिन जेम्स हमेशा 11-6 कक्षा में रहना चाहता था और आगे नहीं बढ़ना चाहता था। जानते हुए कि वो जेम्स को मजबूर नहीं कर सकते, जोन्स ने फिर फुटबॉल के बारे में बात की और जेम्स हमेशा उसमें उत्साहित होता था। अगले दिन सोमवार रात को बैठक अंत में बार्बर शॉप में आयोजित हुई। फ्रैंक ने कहा कि वो चाहता था कि जेम्स स्कूल छोड़ दे क्योंकि उसने माहौल को विचलित किया और छात्रों को खतरा दिखाया। लोग फ्रैंक के खिलाफ थे, लेकिन डैनियल्स ने परिस्थिति को सुलझाने की कोशिश की।
उसी समय जोन्स अपने परिवार के साथ आया और सबको चौंका दिया। एक कॉफी की चुस्की के बाद जोन्स ने अपना मुंह खोला। उसने कहा कि बचपन से वो फुटबॉल और उससे जुड़ी चीजें बहुत पसंद करता था। वो हर जीत के मजे लेते जब वो स्कूल में टीम को कोचिंग करते थे, लेकिन उसका मकसद यहाँ नहीं था। एक युवा आदमी था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। एक आदमी जिसने कभी ज्यादा बात नहीं की, अब सबके सामने अपने आप को खोला था। वो आदमी जो कभी सिर्फ फुटबॉल की दूरी से देखता था, अब उनके पसंदीदा टीम का हिस्सा बन गया था। लेकिन जोन्स को दुख हुआ क्योंकि सब चाहते थे कि वो आदमी चले जाए। जोन्स ने कहा कि सब लोग सोच सकते हैं कि उन्होंने जेम्स को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उल्टा जेम्स उन्हें कुछ सिखाता। जोन्स को पता था कि उन्हें अगले सीजन का सामना करना होगा और वे पिछले सीजन के घटनाओं को दोहराना नहीं चाहते थे, और यही कारण था कि उन्होंने हेड कोच के रूप में इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो स्कूल में पढ़ाना जारी रखेंगे और ये देखेंगे कि जेम्स को कोई परेशानी ना हो। उसके भाषण के बाद जोन्स वहाँ से अपने परिवार के साथ चले गए। बिना किसी को बताए सबको नहीं पसंद आया जब उन्होंने फैसला सुना और सब फ्रैंक को दोषी माना। लंबी कहानी छोटी कहानी, 3 महीने गुजर गए और स्कूल 12 कक्षा के छात्रों के लिए समारोह आयोजित कर रहा था और जेम्स को प्रधानाचार्य द्वारा विशेष जिम्मेदारी दी गई। उस समय जॉनी ने उसके पास आके उसे एक जैकेट दिया और पहनने के लिए कहा। जेम्स ने जॉनी को उसके लिए धन्यवाद दिया। छात्रों को डिप्लोमा दिया जाने के बाद जेम्स को प्रधानाचार्य ने हमेशा 11 कक्षा में लौटने का एक विशेष अवसर दिया और जब चाहे वापस आने के लिए स्वागत किया। उस पाल में जोन्स अपने टीम के जीतने से भी ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। 2003 में जब ये फिल्म बनी तो जेम्स रेडियो कैनेडी येलो जैकेट फुटबॉल टीम का हिस्सा 26 साल के लिए रहा और उसी समय जेम्स सारे साल 11 कक्षा का स्टूडेंट रहा। कोच जोन्स को साउथ कैरोलिना के बेहतरीन कोच का हॉल ऑफ फेम पुरस्कार मिला। वो अभी भी जेम्स के दोस्त थे। 2019 में जेम्स रेडियो कैनेडी 72 साल की उम्र में गुजर गए। उन्हें ठीक तरह से अंतिम संस्कार दिया गया और हमेशा याद किया गया, जो कि स्कूल और एंडरसन शहर का एक हिस्सा था। शायद वो मर गए हो, लेकिन उनकी यादें जिंदा रही और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रही।